ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि पैसे को लेकर भूमि और शिव के बीच में खटपट हो गई। शिव कठपुतली का जो प्रोग्राम चल रहा था उसके बीच में ही उनने काम करना बंद कर दिया, जिससे सारे दर्शक भड़क उठे और मजबूरीवश बाबा को वहां मदद करनी पड़ी, क्योंकि भूमि ने बाबा को याद किया और बाबा मदद करने पहुंच गए। अब भूमि बाबा को रास्ते में मिली। बाबा ने रोका, कहा साईं अभी जरा जल्दी। बाबा ने कहा जरा संभाल के। घर पहुंची, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शिव मानने के लिए तैयार नहीं। हार के भूमि वहां से छोड़ के कि भाई ठीक है, तुझे नहीं सुनना तो मत सुन, मैं भी तुझे बताने नहीं जा रही। पहुंच गई बाबा के पास। बाबा बैठे द्वारका माई में डोर सुलझा रहे थे कि साईं मुझे कुछ कहना। बाबा ने कहा मैं पहले अपना काम कर लूं भाई, बाद में कहिए जो कुछ भी कहना है। अगर तू मेरा इस डोर को सुलझाने में मदद कर सकती है तो जल्दी हो जाएगा, फिर तेरी बात सुन लूंगा। अब बाबा के साथ डोर सुलझाने लगी। डोर सुलझाते सुलझाते बाबा ने समझाया, डोर सुलझाना तो एक बहाना था। बाबा ने समझाया कि जल्दीबाजी से कुछ नहीं हल होने वाला, तसल्ली से जाकर बात कर। खैर जी, वो बेचारी फिर चली गई। फिर उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन शिव था जो समझने के लिए तैयार नहीं था। इतने में आ गए तुकाराम जी पैसे लेकर देने कि भाई मैं तुम्हें कल पैसे नहीं दे पाया, इसलिए ये पकड़ो तुम्हारे 2 दिन के पैसे, और जल्दी से तैयार हो जाओ, आज प्रोग्राम होना है। शिव ने साफ इशारे से मना कर दिया, मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। भूमि कहने लगी तुकाराम जी ये तो प्रोग्राम करने के लिए तैयार नहीं है, क्या किया जाए। तुकाराम जी कहने लगे भाई मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर इसने प्रोग्राम नहीं किया तो। रही सही कसर उसने पूरी कर दी, कठपुतली वगैरह ला के तुकाराम जी के सामने फेंक दी कि जी मैं काम नहीं करूंगा। बेचारे तुकाराम जी अपना मायूसी लेकर वहां से चले गए कि जो होगा देखा जाएगा, कि साईं मदद करेंगे कुछ तो। उधर बाबा इसकी भूमि की ननद जो कि पास में ही करता, उसके और उसके पति के संबंध आपस में काफी बिगड़े हुए थे। एक पूरब था तो दूसरा पश्चिम था, जिससे कि बाबा ने अभी 1 दिन पहले ही कहा था तुझे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है और तू जो है एक पहेली का हल ढूंढ ले, और इस पहेली का हल ढूंढने में तेरी पत्नी तेरी सहायता कर सकती है। खैर जी, वो गया घर। घर जाके पत्नी के साथ बड़े प्रेम से बातचीत की, एक तरह से पत्नी को पटाने के इरादे से कि प्यार से बात करूंगा तो मेरी पहेली जल्दी हल करेगी। उसके सुख दुख की बात पूछी। पत्नी कहने लगी भाई आज सूरज की तरफ से निकल आया। खैर फिर उसने अपने काम की बात की। पत्नी कहने लगी कि मुझे भी काम करना है, और मुझे वो उसकी वो भी बात मान गया। कहने लगा ठीक है मैं आई बाबा से बात करता हूँ। फिर पहेली का हल बताया जो पत्नी की भी समझ में नहीं आया। कहने लगी ठीक है लेकिन मैं तुम्हारी पहेली का हल बता के रहूंगी। भाई पहेली क्या थी ये तो बाबा ही जाने, लेकिन थी पहेली कुछ गंभीर। पहेली तो हमें भी नहीं पता कि बाबा ने क्या पहेली पूछी थी। बाबा ऐसी पहेलियों में हर किसी को समझा देते थे। तो
अब बात पहुंची उसके माँ बाप के पास। गया कि जी ऐसे ऐसे वैशाली काम करना चाहती है जेवरों का। माँ बाप ने सीधा सा एक फंडा, क्या कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, बहू काम कर रही है। उसने कहा मेरी बहन कि मेरी जो है साले की पत्नी भी तो काम करती है। कहने लगे वो उनकी मजबूरी है भाई, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, वो उसका पति गूंगा बहरा है इसलिए उसे काम करना पड़ता है। तो और तू तो अच्छा भला कमा रहा है, तो तेरी बीवी को काम कर रही है, क्या जरूरत। इतने में वहां बाबा पहुंचते हैं। आओ साईं आओ, साईं हमारी एक समस्या का समाधान करो। बाबा कहने लगे भाई तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं बाद में करूंगा, मैं तो खुद तुम्हारे पास एक समस्या लेके आया हूं। तुम मेरी समस्या का पहले समाधान करो, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। कि ठीक है साईं बताओ। बाबा कहने लगे परी को तो तुम जानते हो कि हाँ चंपा की बेटी, उसने ये ड्राइंग बनाई और ड्राइंग के हर पन्ने पे एक चित्र बनाया। अब तुम मेरी इस समस्या का समाधान करो। कि ठीक है साईं दिखाओ। दिखाया जी। पहले चित्र के अंदर एक आदमी खड़ा और एक आदमी घोड़े पे अपनी पत्नी को बिठाए हुए ले जा रहा था। खड़ा आदमी क्या बोलता है कि जी देखो कितना बेवकूफ आदमी है, खुद पैदल पैदल जा रहा है, अपनी पत्नी को घोड़े पे बिठा के ले जा रहा है। उसकी समझ में आया, वो खुद घोड़े पे बैठ गया, पत्नी पैदल चलने लगी। कुछ दूर आगे चला, दूसरे पन्ने पे ड्राइंग बनी थी। कुछ दूर आगे चला, एक आदमी और मिला। कितना बेवकूफ आदमी है, पत्नी पैदल पैदल चल रही है, खुद घोड़े पे चढ़ा जा रहा है। अबे दोनों बैठ जाओ, घोड़ा तो दोनों का वजन फैलेगा, दोनों जने बैठ के चले जाओ। भाई वो दोनों जने बैठ गए घोड़े पे। कुछ दूर आगे चले होंगे कि फिर एक आदमी मिला। वो कहने लगा अरे बड़े बेशरम आदमी है यार, देखो दो घोड़े की जान निकालेंगे क्या। दोनों पति पत्नी हाथी से होके घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। बेचारे दोनों पैदल नहीं चलने लगे, घोड़े को पकड़ के। कुछ दूर चले होंगे, फिर एक आदमी मिला। बड़े मूर्ख आदमी है भाई, घोड़े के होते सोते पैदल चल के जा रहे हैं। घोड़ा बीमार है क्या तुम्हारा। तो बाबा कहने लगे कि भाई मुझे इस पहेली का हल बताओ, क्या है ये। लड़का बोला, वैशाली का पति, साईं लोगों का काम तो कुछ ना कुछ कहना है, कोई कुछ कहेगा और कोई कुछ कहेगा, किसी भी तरह से जीने नहीं देते। बाबा कहने लगे अब तुम्हारी पहेली का, तुम्हारी समस्या का हल क्या है, समझ गए या नहीं समझे। वैशाली के सास ससुर कहने लगे समझ गए साईं, लोगों को तो कुछ ना कुछ कहना है, आज से हम अपनी बहू को इजाजत देते हैं, जो वो काम करना चाह रही है शौक से करे, बस थोड़ा इज्जत का ख्याल रखे कि कोई ऐसा काम ना करे जो कि दिक्कत हो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है जिसके काम कर रहे थे। चलो जी वैशाली का काम तो हो गया। अब वैशाली का पति जो था फिर बाबा के पास पीछे भी साथ साथ चल दिया कि साईं पहेली का हल तो मिला नहीं। बाबा ने कहा पहेली तो भाई मेरे काफी हद तक तुम्हारी सुलझ चुकी है और तुम खजाने के बहुत नजदीक हो। अच्छा साईं क्या, हाँ बिल्कुल खजाने के बहुत नजदीक हो तुम। कोई बात नहीं जी। वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट लिया। बाबा आगे पहुंच गए अपने द्वारका माई। इधर कुलकर्णी सरकार बाहर गए हुए थे कहीं, वापस लौट कर आए, हंसी खुशी घर में बैठे। पता लगा जी कि जिस गूंगे बहरे को, नहीं गूंगे बहरे को नहीं, उनका मैनेजर चट्टोपाध्याय उनके सामने आया, सरकार आपके तो थप्पड़ में भी बड़ी बरकत है, एक थप्पड़ मेरे कान पे भी लगा। कुलकर्णी कहा पागल हो गया क्या। अरे सरकार आपने उस गूंगे बहरे के एक थप्पड़ मारा, वो आज इतनी तरक्की कर रहा है,
कि इतने पैसे कमा रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, उसका तो पूरा पास पास के सभी गांव में नाम रोशन कर दिया उनने तो अपना नाम रोशन कर दिया। तो उसके नौकरों ने बताया कि ऐसे ऐसे वो गूंगा जो था आप तुमने जिसे निकाला था वो कठपुतली का तमाशा दिखा रहा, दूर दूर से उसकी तारीफें आ रही है। कुलकर्णी कहने लगा अच्छा तारीफें आ रही हैं, चलो तो हम भी बधाई देके आते हैं। कुलकर्णी सरकार पहुंच गए शिवर भूमि के घर। क्या भाई बहुत बहुत पैसे कमा लिए और मैं तो बधाई देने के लिए आया। भूमि निकल के आई, भूमि कहने लगी सरकार आप क्यों आए हैं बताएं। कुलकर्णी कहने लगा भाई मैंने सुना है 50 रुपए प्रति तमाशे के तुम्हें मिलते हैं और अब तक तुम 15 तमाशे कर चुके हो, यानी 750 रुपए कमाए। 750 रुपए का 50% के हिसाब से मनोरंजन कर 375 रुपए बनता है, प्लस कर तुमने ईमानदारी से जमा ना करने की उसमें 225 रुपए इसके ऊपर जुर्माना लगेगा, तो कुल हो गए 600 रुपए। अब ये 600 रुपए तुम्हें जमा सरकारी खजाने में जमा करने के लिए 10 दिन का समय देता हूं। अब बहुत रोए गिड़गिड़ाए कुलकर्णी, मुझे नहीं पता, ये उस फकीर से जाके पूछो कैसे जमा करने, कहां से करने, कब करने, 10 दिन का समय है। ये 600 रुपए तुम्हें सरकारी खजाने में जमा करने के लिए मेरे पास आकर जमा करने हैं। यह है मनोरंजन कर। भूमि कहने भी लगी भाई मनोरंजन कर लेना है तो कुलकर्णी सरकार संचालक से लो। कहा मुझे नहीं पता संचालक कौन, संचालक कैसा संचालक, शिरडी का मुखिया मैं हूं, नियम मैं बनाता हूं, इसलिए ये कर तुम्हें जमा करना है। बेचारी भूमि करे तो क्या करे, उधर उसका पति नाराज, पहुंची बेचारी फिर बाबा के पास कि साईं ऐसी ऐसी परेशानी। तो साथियों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।